नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य सौरभ में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम व्याकरण के प्रमुख अंग वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य के भेद कितने कितने आधारों पर होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनको हम पूरा व्यवस्थित ढंग से एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। वाक्य। साथियों, वाक्य की परिभाषा बहुत ही आसान है। वाक्य कहते किसे हैं? तो वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या है परिभाषा? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। है ना? तो ये हो गई वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी जो वाक्य, जो शब्द उसमें दिए हुए हैं, वो जब मिल करके एक पूरा अर्थ देते हैं। ऐसा ना हो कि वाक्यों का समूह तो है लेकिन वो कोई अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो वाक्य नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्ण नहीं होगा। तो वाक्य की पहचान है शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके सामने यही है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये भी एक वाक्य है, वाक्य का एक उदाहरण है। इसके अलावा जैसे राधा चित्र बनाती है, राधा चित्र बनाती है। और एक वाक्य लिख लेते हैं, राजेश क्रिकेट खेलता है। राजेश क्रिकेट खेलता है। ये दोनों वाक्य के उदाहरण हैं, क्योंकि ये दोनों वाक्य शब्दों के समूह हैं और एक अर्थ भी देते हैं। राधा चित्र बनाती है, शब्दों का सार्थक समूह है। राजेश क्रिकेट खेलता है, ये भी शब्दों का एक सार्थक समूह है, यानी जब मिल रहे हैं परस्पर, इसके बाद एक अर्थ देते हैं, सार्थक समूह है। तो इसलिए ये क्या है? वाक्य हैं। ये तो है आपका क्या? वाक्य की परिभाषा है। इसके बाद वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंगों की यदि हम बात करें तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय। वाक्य के ये दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर इसके बाद देखते हैं उद्देश्य कहते किसे हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए, वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के द्वारा या ऐसा उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे एक उदाहरण हमने अभी लिखा था, राजेश क्रिकेट खेलता है। इसी को हम देख लेते हैं। राजेश क्रिकेट खेलता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मधु गणित पढ़ती है। ये दो वाक्य हैं। अब इनमें हमको पहचानना है कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो उद्देश्य की पहचान हमने क्या देखी है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। तो इस वाक्य में किसके बारे में बोला जा रहा है? राजेश के बारे में। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? राजेश। इस वाक्य में किसके बारे में बोला जा रहा है? मधु के बारे में। तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? मधु हो जाएगा। तो ये दोनों उद्देश्य हैं।
तो फिर विधेय क्या होगा? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है ये विधेय है। तो यहाँ राजेश के बारे में बोला जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है, तो ये हो जाएगा विधेय। इसी तरीके से इस वाक्य में गणित पढ़ती है, ये हो जाएगा विधेय। इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय। इसके बाद फिर अगली बात जो हमें वाक्य के बारे में पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? वाक्य के वर्गीकरण यानी वाक्य के भेद। बहुत आसान सा विषय है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। वाक्य के भेद। देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि वाक्य का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है। तो वाक्य के वर्गीकरण की बात करें तो वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। नंबर एक, किस आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इन दो आधारों पर हम वाक्य का वर्गीकरण करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सरल वाक्य। पहला वाक्य क्या है? सरल वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर जब वाक्य के भेद की बात करते हैं तो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जब करते हैं तो कुल कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक, आज के वीडियो में फिलहाल हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद को समझेंगे, जानेंगे। अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये इनकी परिभाषा क्या है और इनकी पहचान क्या है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य की क्या पहचान है? सरल वाक्य की पहचान है इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये इसकी पहचान होती है। एक उद्देश्य और एक विधेय। इसको और हम सरल भाषा में अगर हम कहते हैं तो कह सकते हैं इसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। ठीक, सरल वाक्य की पहचान है उसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। ये सरल वाक्य की पहचान है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर देखें, जो 2 उदाहरण हमने लिए थे, राजेश क्रिकेट खेलता है और दूसरा मधु चित्र बनाती है, ये दोनों क्या होंगे? ये हमारे सरल वाक्य के उदाहरण हैं। इसी तरीके से वाक्य जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य हो गया हम और विधेय हो गया हिंदी पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से एक और वाक्य हम लिख सकते हैं, जैसे वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं, ये कौन सा? ये भी सरल वाक्य है। इसमें एक उद्देश्य है वे और विधेय है सो रहे हैं। तो इस प्रकार से सरल वाक्य की पहचान है। इसकी पहचान क्या है? इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ये सरल वाक्य है, ये पहचानने में बिल्कुल आसान है। इसके बाद फिर वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य के दूसरे भेद की चर्चा करते हैं। दूसरा भेद है
संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, संयुक्त मतलब जुड़े हुए, जुड़ेंगे तब जब एक से अधिक होंगे। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? एक से अधिक उपवाक्यों से मिल करके संयुक्त वाक्य बने होते हैं और वे दोनों परस्पर किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और इस समुच्चय बोधक अव्यय होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं तथा, अथवा, और, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु। इनमें से कोई ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय होता है जिसके द्वारा वो दोनों उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। और खास बात है, वे दोनों उपवाक्य स्वतंत्र रूप से भी अपना अर्थ दे पाने में सक्षम होते हैं। अर्थात संयुक्त वाक्य को यदि हम अलग अलग करते हैं तो उससे जो दो उपवाक्य निकलेंगे वे दोनों भी अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले पहचान क्या है? एक से अधिक वाक्यों से मिलकर बने होंगे, उपवाक्यों से, एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी पहचान क्या है? वे दोनों उपवाक्य परस्पर किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। और ये अव्यय होते कौन कौन से हैं? जैसे कौन कौन से? तथा, अथवा, और, एवं, बल्कि, किंतु, परंतु, इसलिए, आदि। ये तीन बातें याद रखना संयुक्त वाक्य में। क्या? एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के बने होते हैं और वो दोनों उपवाक्य परस्पर किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। ये अव्यय है कौन कौन से? तथा, अथवा, और, एवं, बल्कि, किंतु, परंतु, इसलिए, आदि। उदाहरण के तौर पर यदि देखें, मैं पढ़ना चाहता हूं, किंतु नींद आ रही है, किंतु मुझे नींद आ रही है। किंतु मुझे नींद आ रही है। ये एक उदाहरण आपने देखा। मैं पढ़ना चाहता हूं किंतु मुझे नींद आ रही है। दो स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर के ये वाक्य बना है। बीच में किंतु, ये है समुच्चय बोधक अव्यय जिसके माध्यम से ये जुड़ा हुआ है। और देखें, अगर ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य, क्यों? अगर इन दोनों को हम अलग करते हैं तो भी ये अपना अर्थ देने में सक्षम है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, ये अपने आप में एक वाक्य है, उपवाक्य पूरा स्वतंत्र है। मुझे नींद आ रही है, ये भी एक उपवाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे वाक्य जो एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं तथा किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसकी परिभाषा एक बार मैं लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से। वे वाक्य जो एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं।
मिलकर बने होते हैं तथा वे परस्पर समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं। अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। यह है आपकी संयुक्त वाक्य की परिभाषा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के वर्गीकरण जो हमने किया, 3 भेद किए, उसमें से तीसरा और अंतिम जो भेद है उसको हम लोग जानेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे और उसकी पहचान को जानेंगे। तो जो तीसरा भेद है क्या है? मिश्र वाक्य। पहला भेद कौन सा था? सरल वाक्य। दूसरा भेद संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? ये एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं। मिश्र माने भी जुड़ा हुआ, मिला हुआ, आप नाम से ही समझ सकते हैं। मिश्र मतलब मिला हुआ या जुड़ा हुआ। तो एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के बने होते हैं तथा वे उपवाक्य व्याधिकरण के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये व्याधिकरण होते कौन कौन से हैं? या तो, या, जो, सो, यदि, तो। इनकी एक आसान पहचान याद करने के लिए, समझने के लिए कि कैसे हम समझेंगे कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है या नहीं है, तो उसकी पहचान क्या होती है? ये वाक्य शर्त मूलक होते हैं, यानी इन वाक्यों में कोई ना कोई शर्त होती है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो सफलता मिलेगी इसकी एक शर्त है क्या? यदि परिश्रम करोगे। यदि कहीं पर धुआं है तो वहां आग अवश्य होगी, इसमें भी एक शर्त है। इसके अलावा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो इस प्रकार के जो शर्त मूलक वाक्य होते हैं वे मिश्र वाक्य होते हैं। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर लक्षण और उदाहरण देखेंगे। परिभाषा क्या है? वे वाक्य जो दो उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं, दो उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं तथा वे व्याधिकरण द्वारा जुड़े होते हैं और ये व्याधिकरण होते कौन कौन से हैं ये भी हमें जान लेना चाहिए। ये व्याधिकरण कौन से होते हैं? जैसे जो, सो, यदि, तो, या तो, या, जैसा, वैसा, ये, वे। ठीक है, ये वही स्कूल है जहां पर मैंने पढ़ाई की है। जो जैसा करता है उसको वैसा पर, या जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। या तो पढ़ाई कर लो या खाना खा लो। यदि सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करो। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। इस प्रकार के ये मिश्र वाक्य होते हैं जो दो उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं और वे व्याधिकरण द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो दो उपवाक्य हैं उनमें से एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। उपवाक्य कितने
किस प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। कितने प्रकार के उपवाक्य हमारे? दो होते हैं। एक होता है मुख्य उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब इसको देखना भी जरूरी है कि कौन सा आश्रित उपवाक्य होता है, कौन सा मुख्य उपवाक्य होता है। जैसे कई उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया, यदि सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करो या परिश्रमी बनो। ठीक, इसमें अब देखिए, इसमें मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है? मुख्य उपवाक्य है सफल होना चाहते हो, तो इस पर आश्रित क्या है? परिश्रमी बनो। इसी प्रकार से यदि परिश्रम करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक पाओगे। ठीक, वहां पर भी एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है। और तो इनकी पहचान की बात करें तो मुख्य पहचान क्या होती है? मुख्य पहचान है इसकी, किसकी? मिश्र वाक्य की मुख्य पहचान होती है, ये वाक्य शर्त मूलक होते हैं। यह वाक्य कैसे होते हैं? शर्त मूलक होते हैं। एक बार फिर से हम सारे वाक्यों को दोहरा लेते हैं एक एक करके। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज, सारी चीजों को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फिर वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, और फिर वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय होता है। फिर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं। तो वाक्यों का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद सरल वाक्य, इसकी पहचान क्या है? इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसके बाद संयुक्त वाक्य, उसकी पहचान क्या है? एक से अधिक वाक्यों से मिलकर के स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं तथा किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय होते कौन कौन से हैं? तथा, अथवा, और, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। फिर मिश्र वाक्य, वे वाक्य जो दो उपवाक्यों से मिलकर के बने होते हैं और व्यधिकरण द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। दो उपवाक्य, उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसकी पहचान क्या है? ये वाक्य शर्त मूलक होते हैं। जैसे यदि ऐसा करते हैं, जैसा कि यदि तुम अच्छे अंक लाना चाहते हो तो अभ्यास करो। ठीक, या तो या जिसकी लाठी उसकी भैंस, या तो खेल लो या फिर पढ़ लो। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।